नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 का 4 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या पहला का 4 नंबर है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में 10,000 रुपया है, ठीक है, और 8% की दर से प्रत्येक साल हमको चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, दर क्या होता है, ठीक है, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हम करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है और प्रश्न संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है पहला का 4 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मूलधन क्या होता है, समय क्या है, दर क्या है और मिश्रधन क्या है, और फिर समझेंगे लास्ट में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो आइए हम इनको समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए आप कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब किसी से हम ब्याज पर पैसा लेते हैं या फिर ब्याज पर देते हैं तो जितना पैसा हम देते हैं या फिर जितना पैसा हम लेते हैं वो मेरा होता है मूलधन। ठीक है, यानी कि जो पैसा हम उसको देंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, जो पैसा देता है वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब उसके बाद में आ गया वो समय। ठीक है, समय, जब किसी को हम पैसा देते हैं या फिर किसी से पैसा लेते हैं तो कुछ ना कुछ साल रखते हैं, अगर कर्ज लेते हैं तो। ठीक है, तो जितना साल हम रखेंगे वो मेरा हो जाएगा समय। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, अब समझ लेते हैं दर को। देखिए दर क्या होता है, तो दर जैसे कि हम किसी से पैसा लेते हैं या फिर देते हैं तो हम कितना रुपया के हिसाब से उसको पैसा दिए, यानी कि गांव में सुने हुईएगा कि गांव में कहता है कि 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, इस तरह से जो सैकड़ा बोला जाता है वो मेरा होता है दर। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम ब्याज को। देखिए ब्याज क्या होता है कि ब्याज में ना मूलधन जितना पैसा हम देंगे, ठीक है, उस पैसा को कुछ ना कुछ समय तक रखेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ हिसाब से हमको जोड़ के वो देगा। तो जो देता है ना, जो मेरा पैसा दिए और 2 साल रखने के बाद में जितना पैसा मेरा ब्याज हुआ, ठीक है, मूलधन के अलावा जो मेरा इंटरेस्ट हुआ उसको हम बोलते हैं ब्याज। ठीक है, ठीक है, अब होता है एक मिश्रधन। मिश्रधन, मिश्रधन में क्या होता है कि जब कोई पैसा किसी को देता है उसके बाद मान लेते हैं कि 2 साल रख लिया पैसा और 5 रुपये सैकड़ा है, ठीक है, यानी कि 5% के हिसाब से है, तो उस समय जो हमको पैसा देगा तो ये मेरा जितना पैसा हम दिए होंगे वो भी पैसा दे देगा और प्लस में जितना दिन रखा उसका ब्याज भी दे देगा, और दोनों पैसा को जब हम जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 5,000 रुपया दे दिए, ठीक है, हमसे वो 2 साल रख लिया और 2 साल रखने के बाद में वो हमको 7,000 रुपया दिया, यानी कि 5,000 तो हम देवे किए और वो हमको 2,000 बढ़ा करके दे दिया। ठीक है, तो 2,000 बढ़ा कर दे दिया तो कुल मिला कितना हो गया, 7,000 हो गया। तो 7,000 जो रुपया हुआ ना, ये मेरा मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। मतलब क्या है कि इसमें मूलधन मेरा 5,000 रुपया है, ठीक है, और ब्याज मेरा है 2,000 रुपया। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज दोनों मिल करके मिश्रधन बनाता है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। 10,000 रुपया, ठीक है, यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 10,000 रुपया, और ये जो हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष का बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए, ठीक है, ये प्रथम वर्ष के लिए है। मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है। ठीक है, और दर जो मेरा है, दर वो 8% के हिसाब से है। ठीक है, और समय कितना है, तो समय मेरा है 1 वर्ष, 1 वर्ष। ठीक है, चलिए अब इसका हम निकालेंगे ब्याज। ठीक है, कि 10,000 रुपया हम दिए और 8% के हिसाब से 1 साल पैसा रखा तो इसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। देखिए मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है, समय कितना है, तो समय मेरा 1 वर्ष लगा है। ठीक है, और दर कितना है 8%, और बट्टा में हो जाएगा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया तो मेरे पास में बच गया 100
गुने 1 गुने 8 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 800। ये मेरा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ब्याज कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालेंगे मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मिश्रधन होता है ब्याज, ठीक है, अजोर मूलधन। ठीक है, यानी कि ब्याज जितना हुआ उसमें मूलधन में जोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरा मिश्रधन हो जाएगा। देखिए ब्याज कितना है, 800 रुपया आया है तो 800 रुपया हो गया। अब मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया हो गया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10,800। क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ये मिश्रधन मेरा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम द्वितीय वर्ष के लिए। देखिए द्वितीय वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से मूलधन। क्या लिखेंगे, मूलधन। देखिए पहले मेरे पास में मूलधन कितना था, 10,000 रुपया था प्रथम वर्ष के लिए। अब दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन मेरा 10,800 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिश्रधन जो है दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा 10,800। ठीक है, समय मेरा वही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समय 1 वर्ष के लिए ही है। ठीक है, और दर मेरे पास में हो जाएगा 8%, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब फिर यहाँ से हम निकालेंगे क्या, ब्याज निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने दर, वही सिस्टम है, बट्टा में हो जाएगा 100। देखिए मूलधन कितना है मेरा, तो मूलधन मेरा 10,800 है। ठीक है, तो 10,800। समय कितना है, 1 वर्ष है। दर कितना है, 8% है, और बट्टा में हो जाएगा 100। देखिए कैंसिल हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य, तो यहाँ बच जाएगा 108 गुने 8। ठीक है, तो इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 864 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो मेरा ब्याज आया है 864। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मिश्रधन। ठीक है, देखिए मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज। ठीक है, देखिए मूलधन कितना था, तो मूलधन 10,800 था, 10,800। ब्याज कितना था, यानी कि 10,800 का ब्याज कितना है, 864। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि 10,800 में हम जोड़ेंगे 864 तो कितना जाएगा, तो 11,664 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए तीसरे वर्ष के लिए जो मेरा मूलधन होगा क्या हो जाएगा, जो दूसरे वर्ष का जो मेरा मिश्रधन है वो मेरा हो जाएगा मूलधन तीसरे वर्ष में। ठीक है, यानी कि 11,664 रुपया मूलधन हो जाएगा, और समय मेरा वही रहेगा, समय बराबर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, और दर भी मेरा सेम रहेगा 8%। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को एक श्रेणी में सजा लेंगे। ठीक है, यानी कि श्रेणी में सजाएंगे तो क्या होगा, यानी कि पहले कितना था, तो पहले था मेरे पास में देखिए 10,000 था। ठीक है, पहले कितना था, 10,000 था, 10,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए क्या था, देखिए दूसरे वर्ष के लिए था 10,800। ठीक है, तो 10,800 को भी लिख लेंगे, और तीसरे वर्ष के लिए क्या था, देखिए तीसरे वर्ष के लिए था 11,664, 11,664। इसी तरह से और समय तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है कि श्रेणी जो है एपी में है या नहीं, हमें इसे पता करना है। ठीक है, तो एपी में है या नहीं है पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका सार्व अंतर निकालना होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम मान को लिख लेते हैं, यानी कि A1 का मान है 10,000, A2 का मान है 10,800, और A3 क्या मान है 11,664। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है सार्व अंतर, यानी कि निकालना है D का मान। ठीक है, ठीक है, D1 का मान, तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है कि A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना है 10,800, 800 माइनस A1 का मान कितना है, तो 10,000 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 बराबर हो जाएगा 800। ठीक है, यानी कि 800। अब हम निकालेंगे D2 का मान, D2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि A3 माइनस A2 हो जाएगा, और A3 का मान कितना है, तो आपको पता है 11,664 है, तो 11,664 हो गया, माइनस A2 का मान कितना है 10,800 है, तो 10,800 घटाएंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, तो जब यहाँ पर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 864। ठीक है,
ध्यान दीजिए कि D1 का मान 800 और D2 का मान 864 है। उसी तरह से अगर हम D3 का मान निकालेंगे तो और बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में होता तो D1 का मान जितना था उतना ही D2 का भी मान आता, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उपयुक्त श्रेणी का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आपको आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।